नमस्कार दोस्तों, ISPCR जोन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दृष्टि IAS का तीसरे टेस्ट को। इससे पहले हम लोग ने दो टेस्ट को इसका कंप्लीट कर लिए हैं और यह जो टेस्ट सीरीज है आपको मालूम होगा कि यह यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम लोग का टारगेट है कि प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट को सॉल्व करना है। तो लगभग अभी 30 दिन बचे हुए हैं, तो हम लोग 30 से 35 टेस्ट को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए और यदि मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके पास प्रत्येक दिन पहुँच जाया करे। ठीक है। और हम लोग का जो टाइमिंग है टेस्ट का वह है 10 बजे 10 AM में हम लोग प्रत्येक दिन टेस्ट को सॉल्व करते हैं। तो आप भी लाइव आकर के ही इस टेस्ट को सॉल्व किया कीजिए। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। दोस्तों, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे वीडियो बनाने वाले भी हैं और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी कम्प्लीटली 1 साल का कराने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश PCS से संबंधित बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बुर्जहोम एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो स्थित है। बुर्जहोम जो है एक प्रागैतिहासिक स्थल है, वह कहाँ स्थित है? तो यह जो बुर्जहोम है यह कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ राजवंश दिया गया है, दूसरे तरफ उसके संस्थापक दिए गए हैं। चलिए मिलाते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वह थे दंतिदुर्ग। और पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यानी 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बृहद ऋण मेले का आयोजन किया है? कौन सा राज्य है जो बृहद ऋण मेले का आयोजन किया है? तो वह राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक थी? तो इस भारत का जो है 2022 में हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जो रैंक था वह था 87। कितना था? 87। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित डच स्थापित कारखानों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रमण जो है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो है वह जो डच कारखाना था वो सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? इस क्रम को आपको यहाँ पे सजाना है। तो चलिए पहले सजाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो डच लोग जो है मछलीपट्टनम में अपने कारखाना को जो है व्यवस्थित किए थे। उसके बाद फिर बिमलीपट्टनम में किए थे और उसके बाद फिर वो करिकाल में किए थे और सबसे अंत में चिंसूरा में किए थे। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 2, 1, 3 और 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 6 नंबर प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, बम्बई डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में 20 के दशक में किया गया था। तो यह कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरे कथन को देखते हैं, वर्ष 1859 में अहमदाबाद में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना की गई थी। तो यह कथन गलत होगा। ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल 1 सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश द्वारा संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया? तो वह कौन सा डेट को किया गया था? तो वह किया गया था 1 जुलाई 2022 को। यह याद रखेंगे, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिमाण जो है संबंधित है। परिमाण किससे संबंधित है? तो परिमाण जो है यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। परिमाण किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ का नाम है अभिधम पिटक। याद रखेंगे, क्या नाम है? अभिधम पिटक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है।
तो एक तरफ शासक दिए गए हैं, दूसरे तरफ उसके जो है साम्राज्य दिए गए हैं। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। तो देवपाल जो थे यह पाल साम्राज्य के थे, ठीक है। देवपाल पाल वंश के शासक थे। दंती दुर्ग की यदि हम बात करें तो दंती दुर्ग जो थे वह कौन थे? राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट साम्राज्य के थे। और भोज की यदि हम बात करें तो भोज जो थे यह प्रतिहार थे, प्रतिहार साम्राज्य से थे। और पृथ्वीराज तृतीय जो थे यह चौहान वंश से थे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 11 नंबर हमारा प्रश्न है, लहुरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लहुरा देव का प्राचीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह कौन से जिले में स्थित है? तो वह है संत कबीरनगर जिले में। कौन से जिले में? संत कबीरनगर जिले में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रमण व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो दोआब में कराधान को उन्होंने लागू किया था, ठीक है। उसके बाद राजधानी का स्थानांतरण किया, उसके बाद फिर उन्होंने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की, और उसके बाद कराचील अभियान शुरू किया था। सबसे लास्ट में कराचील अभियान शुरू किया था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 3, 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया? तो वह किस स्थान पर किया गया था? तो वह लखनऊ में किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, डिजिटल लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सही है? चलिए इसको मिलाते हैं। तो पहला दिया गया है कि डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत नालसा के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने की थी, यह गलत होगा। दूसरा कथन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, यह भी कथन गलत है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, कौन सा एक सही सुमेलित है। तो पहला दिया गया है सेंट थोम का युद्ध 1748, तो यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंट थोम का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1746 में, ना कि 48 में। तो पहला तो गलत है। दूसरा देखेंगे अंबूर का युद्ध, तो अंबूर का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1749 में, बिल्कुल यह सही है। तीसरा देखेंगे वांडीवास का युद्ध, तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था यह 1763 में नहीं बल्कि 1760 में, यानी ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी को देखेंगे बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध जो है 1757 में दिया है, यह भी गलत है, क्योंकि बेदरा का युद्ध जो है 1759 में हुआ था। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल बी जो है सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो देखते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी, बिल्कुल लॉर्ड वेलेस्ली ने ही जो है सहायक संधि प्रणाली शुरू किया था। हैदराबाद का निजाम सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि में शामिल हुआ, यह भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अंडर 19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग में निम्नलिखित में से कौन विजेता बना? तो इसमें जो विजेता बना था वह बना था नीर नेहवाल। कौन बना था? नीर नेहवाल, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ, वह संबंधित थे। तो इनामुल हक जो थे वह कौन से देश से संबंधित थे? तो इनामुल हक जो थे वह बांग्लादेश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे देखते हैं कि जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है, बिल्कुल यह सही है। दूसरा देखेंगे, ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे, बिल्कुल यह सही है, ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थकर थे, महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थकर थे। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में नाद गंबदा शब्द संदर्भित करता है। मध्यकालीन भारत में नाद गंबदा शब्द जो है किसको संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है राजस्व अधिकारी को। किसको? राजस्व अधिकारी को। अगला प्रश्न है,
आहार बनास संस्कृति का संबंध था, आहार बनास संस्कृति का संबंध जो था वह कौन से राज्य से था? तो वह राजस्थान से था। आहार बनास संस्कृति का संबंध राजस्थान से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सैयद वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार जो है यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले खिज़र खां आया, ठीक है, खिज़र खां आया 1 नंबर में, उसके बाद मुबारक शाह आया, उसके बाद फिर मोहम्मद शाह आया और सबसे अंत में शाह आलम द्वितीय आया था, ठीक है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 23 नंबर प्रश्न है, स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ ध्यान देना है, कौन से कथन जो है इसमें सही है। चलिए देखते हैं। तो इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश को लीडर श्रेणी में शामिल किया गया है। पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, यह गलत हो जाएगा, ठीक है, इसे नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला देखते हैं, आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है, यह कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं। तो दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जीता है, यह कथन गलत है। अगला कथन है, सूर्या ने अपनी फिल्म सोरा रई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, यह कथन भी सही है। और अगला है, मनोज मुंतशिर ने हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता है, यानी यह भी सही है। तो इसमें पूछा गया था कौन से कथन सही नहीं है, तो कथन बी जो है हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांत के उत्तराधिकारी राज्य थे? चलिए तो इसको देखते हैं हम। तो उत्तराधिकारी यदि हम राज्य की बात करेंगे तो उसमें उत्तराधिकारी राज्य था, अवध भी था, बंगाल भी था, हैदराबाद भी था, जबकि मैसूर नहीं था, याद रखेंगे। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यानी 26 नंबर प्रश्न है, 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहाँ पे ध्यान देना है, कौन से कथन जो है सही है। तो चलिए देखते हैं। यह पहली ब्रिटिश लगान बंदोबस्त प्रणाली थी, बिल्कुल, यह कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, इसका एक उद्देश्य तालुकदारों का विस्थापन था, यह भी कथन सही है। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, यानी 27 नंबर प्रश्न है, वन महोत्सव अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया था? वन महोत्सव, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिला में शुरू किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। वन महोत्सव अभियान जो है चित्रकूट जिला से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलिए तो देखते हैं। इसमें पहला दिया गया है, वर्ष 2025 के दौरान भारत द्वारा विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ने का अनुमान है, यह गलत है क्योंकि यह जो है 2025 नहीं है, ठीक है। तो इसलिए पहला कथन हमारा गलत होगा। दूसरा है, यह अनुमान है कि 10 देशों से वर्ष 2010 और वर्ष 2021 के मध्य कुल 1 मिलियन से अधिक प्रवासी का बहिर्गमन हुआ, यानी यह कथन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? तो पहला इसमें दिया गया है, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी, बिल्कुल, यह कथन सही है। दूसरा कथन को देखते हैं, महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी, यानी यह भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। 30 नंबर प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है कि विजयालय चोल वंश का संस्थापक था, विजयालय चोल जो था वह चोल वंश का संस्थापक था, बिल्कुल, यह कथन तो सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, गंगई कोंड चोल शब्द का अर्थ है वह राजा जिसने गंगा पर विजय प्राप्त की थी, बिल्कुल, यह कथन भी सही है। तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपको चुनना है। तो एक तरफ तो स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ जो है नदी दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन से स्थल में कौन सी नदी बहती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा में आपको मालूम है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे थी, ठीक है। मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो जो था वह सिंधु नदी के किनारे था, और सूत्का-गेंडोर जो था वह दाशक नदी के किनारे था। अब भगवानपुर जो था वह सरस्वती नदी के किनारे था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4 और 3। अगला प्रश्न है यानी 32 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अधीन केंद्रीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि दिल्ली प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद जो था वह नायब का था। बिल्कुल, यह कथन सही है। दूसरा कथन था बलबन द्वारा दीवान-ए-अर्ज, कौन सा, दीवान-ए-अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की गई, यह भी कथन सही था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी। किस स्थान पर जो है यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी, तो वह बनाई जाएगी प्रयागराज में, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 34 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सलाहकार के रूप में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह कौन सी कंपनी थी, तो वह कंपनी थी डेलाइट इंडिया, याद रखेंगे, डेलाइट इंडिया। अगला प्रश्न है यानी 35 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्न कथनों पर आपको यहाँ पे विचार करना है। चलिए देखते हैं। पहला दिया गया है कि जो है, हाँ यहाँ पे और देखना है कि जो है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन को आपको चुनना है। तो पहला यहाँ दिया गया है, नवाब शुजा-उद-दौला ने कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए रूप में 80 लाख देने पर सहमति व्यक्त की थी, यह गलत है। दूसरा देखते हैं, नवाब शुजा-उद-दौला बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को अपनी संपत्ति का पूरा अधिकार देने के लिए सहमत हो गया, यह तो सही है। फिर तीसरा देखते हैं, शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में बर्मा में रहने के लिए सहमत हो गए, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा। और अगला है, नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कारा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी, यानी यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। शिमला की स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान हुई थी, बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, वर्ष 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर अपनी परिषद को शिमला में स्थानांतरित कर दिया, यानी यह भी कथन सही होगा। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है लुलु मॉल। कौन सा मॉल, लुलु मॉल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यानी 38 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कनगनहल्ली स्थल खबरों में था, यह कहाँ स्थित है। तो कनगनहल्ली जो स्थल है वह कहाँ स्थित है, तो कनगनहल्ली जो स्थल है वह कर्नाटक में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ पे आपको सही उत्तर को चुनना है। पहला कथन है, इसकी उत्पत्ति एक साधारण अर्धगोलाकार टीले के रूप में हुई जिसे बाद में अंड कहा गया, यह कथन सही है। दूसरे कथन को देखते हैं, स्तूपों की रेलिंग और स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों में इसके निर्माण हेतु किए गए दान को अंकित किया गया है, यह भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। याद रखेंगे सबसे पूर्वी स्थल है, तो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है।
अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी मंदिर पुस्तकालय से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए 13,000 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरीजुद्दीन। कौन सा? अरीजुद्दीन जो था वह 1300 संस्कृत पांडुलिपियों का फारसी में अनुवाद किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन देश का पहला रेलवे डिवीजन बन गया है जहां संचालित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की अधिकतम संख्या 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयागराज डिवीजन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 का प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशिक राजशेखर। कौन? कौशिक राजशेखर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं हम। तो सबसे पहला दिया गया है इसमें सूरत की संधि। बिल्कुल, ये सबसे पहले ही हुआ था, सूरत की संधि। फिर पुरंदर की संधि, यह भी सही है। फिर सलवाई की संधि थर्ड नंबर पे, और फोर्थ में बेसिन की संधि। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4 सारे क्रम से ही सजाए हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो देखेंगे सबसे पहले कि बारदोली में किसान आंदोलन, बारदोली में जो किसान आंदोलन था वह वर्ष कब हुआ था? 1928 में हुआ था। आप इसे याद रखेंगे, 1928 में हुआ था। और यदि हम बात करेंगे कांग्रेस मंत्रिमंडलियों का जो है मंत्रियों का इस्तीफा, तो यह कब हुआ था? यह 1939 में हुआ था, 1939 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। और यदि हम बात करें गांधी इरविन समझौता, तो यह जो है कब हुआ था? ये गांधी इरविन समझौता था जो 31 में हुआ था, 1931 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ था। लेकिन गांधी इरविन समझौता के बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, क्योंकि उसी में फिर महात्मा गांधी जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे। तो इसलिए सबसे पहले यदि हम बात करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले कौन हुआ था, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह हुआ 1 नंबर में। दूसरे पे फिर क्या होगा? तो दूसरे में होगा गांधी इरविन समझौता होगा, और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, और सबसे लास्ट में कांग्रेस मंत्रिमंडलियों का जो है इस्तीफा होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वह 7वां है। कौन सा है? 7वां है। अगला प्रश्न है, विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भगवानी देवी जो है देवी ने किस श्रेणी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 मीटर स्प्रिंट में। ठीक है, 100 मीटर जो है स्प्रिंट में जो है उन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में विवाह नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि गोत्र प्रणाली विवाहों में सगोत्र विवाह को सुनिश्चित करने के लिए थी। यह गलत था। फिर देखेंगे धर्मशास्त्रों में वर्णित नियम समाज के सभी वर्गों पर बाध्यकारी थे। यह भी गलत था। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ जो है अधिकारी है और एक तरफ उससे संबंधित जो है क्षेत्र है। चलिए तो देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला दिया गया है सराय अदल। तो सराय अदल जो था कपड़ा और किराना बाजार से संबंधित था, वो अधिकारी। फिर शहना ए मंडी। ठीक है, तो शहना ए मंडी की यदि हम बात करेंगे तो शहना ए मंडी जो था, शहना ए मंडी बाजाराधीक्षक होता था। और यदि हम बात करें बरीद की, तो बरीद जो था खुफिया अधिकारी होता था। मुन्हिया जो था यह गुप्त जासूस होता था। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यहाँ भी आपको जो है एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, दूसरे तरफ जो है जिला दिया गया है, तो इसमें से आपको मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आलमगीरपुर जो है वो कहाँ है? तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है। यदि हम बात करें बड़गांव की, तो बड़गांव कहाँ है? बड़गांव जो है सहारनपुर में है। और सनौली की यदि हम बात करें तो सनौली जो है बागपत में है, और कालपी जालौन में है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के शिलालेखों पर
गजेबते कारा की उपाधि है। तो वह कौन सा शासक था? तो वह था देवराय द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कौशलेश चिकित्सा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के सभी कर्मचारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे आपको देखना है। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है 44वां शतरंज ओलंपियाड उड़ीसा में आयोजित किया गया था, यह गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो दूसरा है कि यह भारत में पहली बार और एशिया में 30 वर्षों के बाद आयोजित की गई थी, यह बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे महिला वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, यह गलत है। फिर FIDE ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की, तो यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? 2 और 4 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे ध्यान देंगे कौन से सही सुमेलित नहीं है। चलिए तो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है मैसूर 1799, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखेंगे तंजौर, ये 1797, तो यह तो गलत है। फिर देखेंगे अवध 1801, यह भी सही है। और जोधपुर 1818, यह भी सही है। तो इसमें कौन सही नहीं है ये आपसे पूछ रहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मालाबार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? चलिए तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है वर्ष 1921 का मालाबार विद्रोह ब्रिटिश शासकों और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ होने वाला मुस्लिम काश्तकारों का विद्रोह था, तो यह सही है। दूसरा देखेंगे मालाबार विद्रोह को धार्मिक विद्रोह के रूप में भी वर्णित किया गया है, क्या यह कथन सही है? तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है PIBOT के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही हैं? तो यहाँ पे आपको मिलाना है। तो सबसे पहला दिया गया है यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की एक पहल है, तो यह गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे यह किसी व्यक्ति में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीव की भविष्यवाणी कर सकता है, तो यह कथन तो सही है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज किसने लॉन्च किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है बौद्ध और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किस महाजन पदों का उल्लेख है? बौद्ध और जैन ग्रंथों में, तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो है वह उल्लेख किनका किनका है? तो उसमें मल का उल्लेख है। ठीक है, याद रखेंगे किनका? मल का उल्लेख है। उसके बाद फिर उसमें जो है कंबोज का उल्लेख है और शूरसेन का भी उल्लेख है, लेकिन तक्षशिला का उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मध्यकालीन साम्राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके गठन के संदर्भ में कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसका ट्रिक क्या है? गुल खिला सैया तूने लूटा, गुल खिला सैया तूने लूटा। देखिए सबसे पहले गुलाम वंश हो जाएगा, फिर खिलजी वंश, उसके बाद सैयद वंश, फिर तुगलक वंश। तो यहाँ पे आप देख लेंगे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम। चहुंदरों की खोज NC मजुमदार ने किया था, बिल्कुल यह तो सही है। फिर देखते हैं रंगपुर पंजाब में स्थित है, रंगपुर जो है कहाँ? पंजाब में स्थित है, यह कथन गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे तो मोहनजोदड़ो की खुदाई मृतकों के टीले के रूप में की गई है, बिल्कुल यह कथन सही है। फिर राखीगढ़ी स्थल के खोज जो है 1969 में किया गया है, तो यह भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए जो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अवधि के दौरान कई बाजार सुधार प्रस्तुत किए, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी को जो है बाजार सुधार के लिए ही जाना जाता है। फिर अगला देखेंगे कारण क्या कर रहा है, उसने जो है बड़ी अस्थाई सेना बनाए रखने की आवश्यकता थी।
बिल्कुल, यह भी कारण भी इसका सही है। तो इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यानी 63 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात को बढ़ावा दे रही है? तो किस लिए बढ़ावा दे रही है? तो यह है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे 1 ट्रिलियन इसका लक्ष्य है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोवा में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य उत्सव का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है? याद रखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो है वह लिखी गई है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का तो फेमस बुक है आनंद मठ, आपको मालूम होगा, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? राजा राम मोहन राय के बारे में तो चलिए हम देखते हैं। वह भारतीय वैदिक विचारों से बहुत प्रभावित है, बिल्कुल यह गलत है। फिर देखेंगे अगला जो कह रहा है कि इनकी पहली प्रकाशित कृति जो है जीवन चरित थी, बिल्कुल यह गलत हो जाएगा। फिर तीसरा देखें, उन्होंने महिलाओं की मुक्ति की शिक्षा में कार्य किया, बिल्कुल उन्होंने महिलाओं की मुक्ति की शिक्षा में कार्य किया, तो यह कथन तो सही है। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था, यानी यह भी कथन सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 4 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने की स्वीकृति दी है? तो वह कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोएशिया। याद रखेंगे क्रोएशिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण जो है आयोजित किया गया 2021-22 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वां संस्करण। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए देखते हैं इसको। पहला कह रहा है कि तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम सतनार द्वारा रचित था, यह गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, पुराणों में केवल सृष्टि की रचना और सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित देवताओं के बारे में ही वर्णन है, तो यह भी कथन गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनामक जो है नाम अपनाया था? तो निम्नलिखित में से किस शासक ने गुलरुखी उपनाम को अपनाया था? तो वह कौन से शासक थे? तो वह शासक थे सिकंदर लोदी। याद रखेंगे सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी के नाम से भी जाने जाते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का कौन से मंडल में उल्लेख किया गया है? तो वह किया गया है 3रे मंडल में। ठीक है, 3रे मंडल में ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? इसमें जो है किताब देखिए, अब यहाँ पे देखना है आपको, एक तरफ पुस्तक दिया गया है और एक तरफ जो है उसके लेखक दिया गया है। तो चलिए हम मिलाते हैं। तो पहला है किताब उल रेहला इब्न बतूता, तो बिल्कुल यह कथन तो सही है, किताब उल रेहला जो है इब्न बतूता का ही पुस्तक है। फिर देखेंगे हम तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक, यह बिल्कुल गलत है। फिर देखेंगे शाहनामा फिरदौसी, बिल्कुल यह भी सही है। और फिर तहकीक ए हिंद अबू बकर, बिल्कुल यह भी गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने किलो को विकसित करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 31। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलिए तो देखते हैं हम इसको। पहला कथन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के 14वें राष्ट्रपति और पहले आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। पहले आदिवासी राष्ट्रपति तो हैं, पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और ये वो 14वें नंबर के नहीं हैं, ये भी गलत है। चलिए, उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को कुल मतों का 60.03% से जीतकर हराया है। ठीक है, तो यह भी सही है, यह कथन सही है। पहला कथन गलत था, दूसरा सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ जो है आदिवासी विद्रोह दिया गया है और दूसरे तरफ जो है वो किस वर्ष में हुआ था वो दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं, मिलान करते हैं इसका। तो यहाँ पे मिलान करेंगे तो सबसे पहले हम कोल विद्रोह की बात करेंगे। तो कोल विद्रोह जो था वह वर्ष 1831 में हुआ था। खरवार विद्रोह की बात करेंगे तो खरवार विद्रोह जो है 1870 ईस्वी में किया गया था। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में किया गया था और चुआर विद्रोह जो है 1776 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? 1, 3, 2, 4 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं इसको। पहला कथन है मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास द्वारा की गई थी। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल, यह कथन जो है सही है। दूसरा है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, यानी यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित कौन से 2 स्थल 2022 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थलों की सूची में सम्मिलित है? तो वो कौन से 2 स्थल हैं? तो ये 2 स्थल हैं केरल और अहमदाबाद, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है इस अधिनियम के तहत केवल विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक का गर्भ समाप्त किया जा सकता है। यह गलत हो जाएगा, 20 सप्ताह यहाँ नहीं होगा। फिर अगले देखेंगे भ्रूण असमानताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक है। क्या यह कथन सही है? तो दूसरा कथन को देखेंगे तो यह बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा देखेंगे हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 22 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात करने की अनुमति दी है। क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे यह अधिनियम सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और 5 को पूरा करने में मदद करता है। 3 और 5 को पूरा करने में मदद करता है, तो यह कथन सही हो जाएगा। तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संगम काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। तोल्कापियम तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है, बिल्कुल यह सही है। दूसरा है इस काल में महिलाओं को अपना जीवन साथी चुनने की अनुमति थी, बिल्कुल, यानी यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मध्य एशिया से आए शकों को मलेच कहा जाता था, बिल्कुल शकों को जो है मलेच कहा जाता था। दूसरा है संस्कृति ग्रंथों और शिलालेखों ने व्यापारियों को नामित करने के लिए वणिक शब्द का उपयोग किया था, यानी यह भी कथन सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल के दौरान तक्ष शब्द संदर्भित करता था। तो तक्ष शब्द जो था वो किसको संदर्भित करता था? तो तक्ष शब्द जो है बढ़ई को जो है संदर्भित करता था, बढ़ई को। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यानी 82 नंबर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आड़ कहा गया है। अभिकथन ए कह रहा है कई राजपूत शासकों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, बिल्कुल। दूसरा कथन है यानी कारण है अकबर की राजपूत नीति व्यापक रूप से धार्मिक सहिष्णुता से जुड़ी थी, यानी दूसरा भी यानी कारण भी इसका क्या है? सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या भी करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक है? यानी हिरासत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में व्यक्ति मर जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है मिस्र ने किस भारतीय कंपनी के साथ स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरित हाइड्रोजन कारखाने का निर्माण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा है? तो ये है रिन्यू पावर पर, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कौन सा स्थान है? तो स्थान था बरेली। अगला प्रश्न है वर्ष
वर्ष 1937 में सत्ता में आने पर कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया गया था? वर्ष 1937 में 1937 में तो कौन सा बदलाव किया गया था? प्रेस से क्या किया गया था? प्रतिबंध को हटाया गया था। यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है NIRF रैंकिंग 2022 के अनुसार किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सी संस्था है? वह है IIT मद्रास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित किया है? तो कौन प्रकाशित किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भाषा या लिपि में अशोक के शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं? तो अशोक का जो शिलालेख है वो कौन से भाषा में उत्कीर्ण किए गए हैं? तो वह किया गया है प्राकृत में भी किया गया है, अरमाइक में भी किया गया है और ब्राह्मणी में भी किया, लेकिन संस्कृत में नहीं किया गया है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4 यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यानी 90 नंबर प्रश्न है मेरा कि सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सूफीवाद के संदर्भ में तो चलिए देखते हैं हम। सूफियों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा बनाए गए विस्तृत अनुष्ठानों और आचार संहिता को अस्वीकार नहीं किया, यह गलत है। दूसरा देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि जिन्हें जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए, इन्होंने जो है जिक्र का उपयोग कर प्रशिक्षण के विस्तृत तरीके विकसित किए, तो यह कथन सही है। फिर देखेंगे 12वीं शताब्दी के बाद मध्य एशिया से आने वाले सूफी बड़ी संख्या में हिंदुस्तान में बस गए, तो यह गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे सूफी संतों ने अपनी सभाओं का आयोजन करने अपने खानकाहों या धर्मशालाओं में किया, तो यानी यह सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति में एकेश्वरवादी था, यह गलत है। फिर दूसरा कथन देखेंगे ऋग्वेद में इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता बताया गया है, यानी यह कथन तो सही है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ निर्माता दिए गए हैं तो दूसरी तरफ इमारत दिया गया है, तो चलिए हम इसको सही सुमेलित करते हैं। तो अकबर जो है जहांगीर महल को बनवाया था, ठीक है, और जहांगीर क्या बनवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। और हम बात करें शाहजहाँ का, तो शाहजहाँ जो है शालीमार बाग बनवाया था और औरंगजेब जो है बादशाही मस्जिद बनवाया था। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2 यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए राशि को 1100 से बढ़ाकर 1200 रुपये करने का निर्णय लिया है, यानी यह कथन सही है। दूसरा है यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से बच्चों के माता पिता को दी जाएगी, यह भी सही है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक भारत की अध्यक्षता में वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई, यह गलत कथन है। दूसरा देखेंगे G20 के लिए अमिताभ कांत को भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है, बिल्कुल नया शेरपा इनको नियुक्त किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? आत्मीय सभा की स्थापना, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 में किया था, 1814 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पार्टी ने अपनी ओर से निम्नलिखित में से किस देश में एक मेडिकल मिशन भेजा था? तो कौन से देश में मेडिकल मिशन भेजा गया था? तो वो भेजा गया था चीन में। अगला प्रश्न है एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यह भारत सरकार की एक पहल है, यह गलत है। दूसरा है यह एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है, बिल्कुल यह कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान को सरदार पटेल उत्कृष्ट ICAR संस्थान पुरस्कार 2021 मिला है? तो कौन सा संस्थान था? तो वह संस्थान था राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, कौन से सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है पूरा पाषाण स्थल है और दूसरे तरफ जो है स्थान का नाम दिया गया है, मतलब राज्य का नाम दिया गया है, चाहे बोले स्थान का नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको, भीमबेटका। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले भीमबेटका जो है वह भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल यह तो कथन सही है। दूसरा देखेंगे, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ नर्मदा घाटी में है, यह भी सही है। पोटवार पठार दक्षिण भारत में है, यह गलत है, यानी सी नंबर गलत है। फिर डी देखेंगे, कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश में है, यह सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि पोटवार पठार जो है दक्षिण भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है, मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला है, मुगल दरबार के इतिहास को तुर्की भाषा में लिखा गया था, यह गलत है। ठीक है, अगला है, मुगल भाषा भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, बिल्कुल यह तो सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक सही है, एक गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा जा रहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस राज्य में दिया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है अपना उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष चालुक्यों, सातवाहनों और पालों के मध्य हुआ था। तो क्या यह कथन सही है, यह कथन गलत हो जाएगा, यानी कथन जो है पहला ये जो है गलत है। अब हम कारण की बात करते हैं, तो कन्नौज शहर इस शक्ति का प्रतीक था। तो क्या यह सही है, तो यह तो बिल्कुल सही है, कन्नौज इसका शक्ति का प्रतीक था। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभी कथन ए गलत है परंतु कारण आर जो है वह सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना किस तिथि को शुरू की गई थी। तो वह किया गया था 2022 में, 27 जुलाई 2022 को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला कथन है, यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, यह कथन तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, यह भी कथन गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 105 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, एक तरफ जो है अध्यक्ष दिए गए हैं, दूसरे तरफ जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दिया गया है। कौन से अधिवेशन के कौन से अध्यक्ष थे, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जॉर्ज यूले। ठीक है, तो जॉर्ज यूले जो थे वो इलाहाबाद में अधिवेशन के अध्यक्ष थे, इलाहाबाद के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बात अब हम करेंगे रमेश चंद्र दत्त का। तो रमेश चंद्र दत्त जो था वो लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह वाराणसी में अध्यक्ष थे, वाराणसी अधिवेशन का। और सरोजिनी नायडू जी जो थी वो थी कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 4, 2, 3 और 1, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यानी 106 नंबर प्रश्न है। यहाँ भी अभी जो है अभिकथन ए कह रहा है कि, यहाँ देखेंगे, परिवर्ती मुगल काल में हसन अली और हुसैन अली सैयद बंधुओं को राजा बनाने वालों के रूप में जाना जाता है। तो क्या यह कथन सही है, तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे कारण को देखेंगे, तो मुगल साम्राज्य इतना विशाल एवं बोझिल हो गया था कि उसे किसी कमजोर शासक के केंद्रीय अधिकार में दक्षतापूर्वक प्रशासित नहीं किया जा सकता था, यानी कारण भी हमारा सही है। लेकिन यहाँ पे कथन और कारण दोनों अंतर है, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एमएसएमई और निर्यात संवर्धन विभाग ने निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वह कौन है, तो वह है कू जो है अपना कू प्लेटफॉर्म है उसके साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज कुमार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है।
तो यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के बीच व्यापार हेतु लोथल एक विक्रय केंद्र था। बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा है धौलावीरा सिंधु घाटी के सभी शहरों में सबसे बड़ा था। यह गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन है कि किसी मनसबदार का पद और उसका वेतन उसके जात से स्वतंत्र होते थे। यह कथन गलत है। दूसरा है 5 भागों में लिखे गए अब्दुल फजल के अकबरनामा का प्रत्येक भाग एक विशिष्ट पहलू से संबंधित था। तो यह भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है। मिलिंद पन्हों के लेखक कौन है। तो इनके लेखक जो है वह है नागसेन। अगला प्रश्न है उत्पल वंश का संस्थापक कौन था। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था। तो उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। कौन थे। अवंती वर्मन। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन है, उस पर आपको विचार करना है। चलिए देखते हैं हम। पहला दिया गया है इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोड मैप तैयार किया है, यानी यह कथन तो हमारा सही है। चलिए देखते हैं हम दूसरे कथन को। तो दूसरा कथन है ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये गलत है। फिर है निर्मित रोड मैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर लगाए जाएंगे। यह भी गलत है। अगला देखेंगे मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोड मैप के लक्ष्य को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष में समूह में बांट दिया गया है। तो यह सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 1 और 4, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ जो है तिथि दिया गया है, दूसरी तरफ दिवस दिया गया है। चलिए हम इसको सुमेलित करते हैं। तो पहला दिया गया है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बात करें हम 27 सितंबर को, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। फिर हम बात करें 8 मार्च को, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 3 और 1, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किसान आंदोलनों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एका आंदोलन का। था एका आंदोलन जो था यह शुरू किया गया था कब। तो एका आंदोलन 1921 में शुरू किया गया था, 1921 में। ठीक है। फिर हम बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का। अखिल भारतीय किसान सभा 36 में, 1936 में। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश किसान सभा का। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है वो 1918 में। और यदि हम बात करेंगे अवध किसान सभा का, तो अवध किसान सभा जो था इसका स्थापना 1920 में किया गया था। ठीक है। तो अब इसको बैठा लेंगे। तो सबसे पहले तो हो जाएगा हमारा ये क्या बोलता है उत्तर प्रदेश किसान सभा 1 नंबर में। फिर हो जाएगा अवध किसान सभा, उसके बाद अवध किसान सभा। फिर हो जाएगा एक आंदोलन और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश ये अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है। तो इस प्रकार इसको सही उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 2, 3, 4, 1, 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है कि महात्मा गांधी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर औद्योगिकरण का समर्थन किया था। यह गलत है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे। यह भी गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 सही ना ही 2 सही है। अगला प्रश्न है एक भारत श्रेष्ठ भारत और सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग ने किसके साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक दिवस जो है वह 3 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध परिषदों से संबंधित निम्नलिखित स्थलों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो 1 से 19 नंबर का सबसे पहले हो जाएगा राजगृह। ठीक है। बौद्ध परिषदों की बात करेंगे तो सबसे पहला जो आयोजन किया गया था वो राजगृह में किया गया था। दूसरा जो है हमारा वैशाली में किया गया था, पहला राजगृह में, और दूसरा जो है वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है कश्मीर में किया गया था। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हम्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो चलिए देखते हैं इसको।
हम्पी जो है कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है महानवमी त्यौहार हम्पी में मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। यहाँ ध्यान देना कौन से कथन सही नहीं है। चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं। जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है आत्मा, बिल्कुल यह गलत है। ठीक है, तो अगला है त्रिशला महावीर स्वामी की माता थी, बिल्कुल यह सही है। त्रिशला महावीर स्वामी की माता ही थी। तो गलत कौन सा है, और सिर्फ एक, यानी केवल एक जो है गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 122 नंबर, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक जो था वह कौन था, वह थे चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। अगला प्रश्न है परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट यानी PGID 2019-20 रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में के मथुरा और औरैया जिले स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन में अग्रणी हैं, बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा है इसे स्कूल और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, यह गलत है। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो वह कौन सा है, तो वह है अपना उत्तर प्रदेश, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है अवध के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने मुगल साम्राज्य से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो वह कौन था, तो वह था सादत खां। ठीक है, सादत खां बुरहानुल मुल्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि जो हुआ था वह 1765 में किया गया था। फिर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था वह हुआ था 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में। और यदि हम बात करें मंगलोर की संधि की, तो मंगलोर का संधि 1781 में हुआ था, 1781 में हुआ था। और यदि हम बात करें अमृतसर की संधि, तो अमृतसर का संधि 1838 में हुआ था। ठीक है, 1838। तो सही यदि हम क्रम की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किस विभाग ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। तो कौन है, तो वह है पंचायती राज विभाग। ठीक है, पंचायती राज विभाग। अगला प्रश्न है नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना शुरू की गई है, वह कहाँ से शुरू किया गया है, तो वह किया गया है हिमाचल प्रदेश से, नारी को नमन योजना। अगला प्रश्न है महाशिलाकंटक और रथ मूसल नवीन सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, वह किसके द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था अजात शत्रु के द्वारा। अगला प्रश्न है मुगल दरबार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे देखना है कोर्निश औपचारिक अभिवादन का एक ऐसा तरीका था जिसमें दरबारी अपने बाएं हाथ की हथेली को छाती के विपरीत रखकर सिर झुकाते थे, यह गलत है। दूसरा तस्लीम का तात्पर्य समर्पण से था, यह सही है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यानी अभी कथन ए कह रहा है कि मौर्य प्रशासन ने प्रांतीय प्रशासन पर जोर दिया था। तो क्या यह सही है, तो बिल्कुल यह कथन सही है, अभी कथन सही है। कारण की बात करेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य प्रशासन में उज्जैनी, स्वर्णगिरी, तौसली और तक्षशिला जैसे कम से कम 4 प्रांत थे। तो यानी कारण भी सही है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है चंदावर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यह युद्ध जो है गढ़वाल वंश का अंतिम युद्ध था, बिल्कुल यह कथन सही है। दूसरा कथन है यह 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। तो यह भी कथन सही है, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया था। तो वह कौन था, तो वह था ध्रुव सेन। ठीक है, ध्रुव सेन सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए स्थानिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जो है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर के लिए रिजर्व के लिए स्थानिक है। तो वह कौन सा है, तो वह है चेन कुरिंजी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है
संयुक्त प्रांत कांग्रेस कमेटी का प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोतीलाल के अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें पहला दिया गया है, यह भारतीय युद्ध बंदियों यानी POWs की एक सेना थी, बिल्कुल यह सही है। दूसरा था, INA की स्थापना मूल रूप से मोहन सिंह द्वारा की गई थी, बिल्कुल, यानी दूसरा कथन भी सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग को परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑनलाइन पोर्टल हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें प्रज्ञान भी है, पहचान भी है और पहुंच भी है, प्रतिष्ठान इसमें नहीं है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान खबरों में रहा, यह कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर जो है जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, चिश्ती परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चलिए, तो यहाँ पे मिलाना है, तो देखते हैं। सबसे पहले पहला कथन है कि सूफी संतों की तीर्थ यात्रा जिसे जियारत कहा जाता है समूचे इस्लामी जगत में प्रचलित है, बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, चिश्ती नकद और वस्तु के रूप में दान स्वीकार करते थे, तो ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहला है, अशोक के प्रशासन में प्रतिवेदकों ने राजा को जनमत की राय से अवगत किया था, यह कथन सही है। दूसरा है, कौटिल्य ने राजा द्वारा स्थानिक नामक मुख्यालय स्थापित करने की अनुशंसा की थी, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अकबर की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मालवा का विजय किया गया था, उसके बाद चित्तौड़ का विजय किया गया था, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, फिर कंधार को विजय किया गया था। तो इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 1, 4 और 2, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने शहरी प्राकृतिक आधारित समाधानों के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय गठबंधन मंच लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? तो वह लॉन्च किया गया है WRI भारत के द्वारा और किया गया है NIUACQ के द्वारा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में पहली समानांतर सरकार की स्थापना किसने की थी? पहली समानांतर सरकार की स्थापना, तो पहली समानांतर सरकार की स्थापना चीतू पांडे के द्वारा किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ गवर्नर दिया गया है, एक तरफ उसका नीति दिया गया है। तो कौन से गवर्नर जो था उनका ये नीति था? तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स का। तो वॉरेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर हम बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। फिर लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे वह व्यक्तिगत नीति को लाए थे और लॉर्ड लिटन ने प्राउचर रिजर्व की नीति को लाया था। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है, ओडिशा समान श्रेणी के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल यह सही है। दूसरा है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल है, यानी यह भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है? किसने जो है स्टार्टअप इंडिया स्कूल लॉन्च किया है? तो वह किया गया है गूगल के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था? हाइड स्पीच का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में, यानी 326 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
अकबरकालीन भूमि के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पोलज ऐसी भूमि थी जिस पर क्रमिक रूप से फसल होती थी और उसे कभी भी पड़ती नहीं रहने दिया जाता था, यानी पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, परवती ऐसी भूमि थी जिसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए बीच बीच में खेती नहीं की जाती थी, यानी यह भी सही है। चाचर ऐसी भूमि थी जिसे 3 या 4 वर्षों के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता था, यानी तीसरा भी कथन सही है। चौथा है, जिस भूमि पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय तक खेती नहीं की जाती थी उसे बंजर कहा जाता था, यानी यह भी सही है। तो सही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे जो है चारों के चारों कथन सही है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग 150 प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, और आपको इसमें कितने प्रश्न सही होता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।